लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस कवर किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा था, ठीक है ना, इसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी टर्म जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड होती है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है जी। अच्छा, मान के चल लेते हैं हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया दो साइड्स में दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को। लेट्स से दिस इज एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस में या आरओ में, आरओ भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, जो कैंट वगैरह हेमा मालिनी जिसकी ऐड देने आती है टीवी पे, आरओ, आरओ कैंट रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है वो, ठीक है। हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है तो उस टाइम पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया जाता है, एनसीईआरटी लिखता है, वो बना होता है सेलुलोस एसीटेट का, सेलुलोस एसीटेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पॉलीमेरिक मटेरियल है सेलुलोस एसीटेट का, जिसका एसपीएम बनता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो किस में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। सो मान लेते हैं कि इस साइड हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन रख लिया, लेट्स से सी वाटर, जो इसका मेजोरिटी में एप्लीकेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हमने सी वाटर रख दिया, समंदर का पानी आ गया इस साइड। अच्छा, इस साइड आ गया अपना प्योर सॉल्वेंट, इस साइड रख दिया हमने प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, होगा स्पॉन्टेनियसली ऐसा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, एक सोल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से स्प्रेड कर रखा है सर, होना यह है कि प्योर सॉल्वेंट का फ्लो देखने को मिलेगा टुवर्ड्स सी वाटर, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए फ्लो आपको देखने को मिला और इस फ्लो को देखने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, इस साइड जो प्रेशर डेवलप हुआ, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं मान के चल लेता हूँ कि कोई 5 पास्कल का प्रेशर डेवलप हुआ, मान लीजिए 5 पास्कल का प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि बाहर से मैं 5 पास्कल का प्रेशर इस पर एग्जर्ट करूं, इसका मतलब अगर मैं बाहर से पी एक्सटर्नल लगाऊं और ये पी एक्सटर्नल बराबर कर दूं पी ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है, पी पाई के, या मैं और इजी कर देता हूँ, पी पाई लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दूं मैं। अगर मैंने प्रेशर बाहर से इतना एग्जर्ट किया जितना सोल्यूशन वाली साइड डेवलप हुआ था, तो आप ये देखोगे कि ये जो फ्लो था सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुकेगा, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं, जहां पे ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी बात मैं ये कर दूं कि ये जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर है, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ये जो पाई जो डेवलप हो रहा था इस साइड उससे ज्यादा कर दूं, तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली 5 पास्कल का प्रेशर डेवलप हो रहा था और मैंने बाहर से सोल्यूशन वाली साइड 5 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट किया, तो हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, ठीक है, सॉल्वेंट का फ्लो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे 5 पास्कल से ऊपर प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करूं, फिर हम ये देखेंगे कि इस साइड, जिस साइड वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्यूट भी प्रेजेंट था, यहां से जबरदस्ती, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, वैसा मान लीजिए जबरदस्ती वाला प्रोसेस है, यहां से सॉल्वेंट का फ्लो इसी वाटर से जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें रहा होगा वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऑस्मोसिस में तो ऐसा होना चाहिए था कि सॉल्वेंट से सोल्यूशन वाली साइड, लेकिन जब सोल्यूशन से सॉल्वेंट वाली साइड जाए और क्या करने पे जाए कि एक्सटर्नल प्रेशर इतना एक्सर्ट किया जाए कि ऑस्मोटिक से ऊपर चला जाए, तो उस टाइम पे आप ये देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और इस सी वाटर में से नमक यहीं पे रहेगा बट पानी अलग हो जाएगा। So, कुल मिला के सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं और प्योर वाटर को अलग कर सकते हैं। अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं जापान में, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज है कि मान लो समंदर के सामने सामने से ऐसी मशीन्स निकालते हैं, इस साइड से खारा पानी निकलेगा, इस साइड से साफ पानी निकल जाता है, ये सब के सब आरओ पे काम करते हैं। लेकिन इस चीज़ को बनाने के लिए ऐसा मान लीजिए कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, अच्छा खासा पैसा लगता है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, व्हेन पी एक्सटर्नल applied on solution side, on solution side is greater than the osmotic pressure, मैं पी पाई लिख लेता हूँ, ठीक है ना, is greater than the osmotic pressure, then the flow of solvent, then the flow of solvent takes place from solution side to solvent side, solution side to solvent side, separated by semi permeable membrane. This reverse flow is known as reverse osmosis. This
रिवर्स फ्लो इज नोन एज आरओ। दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसका मेजर एप्लीकेशन देखने को मिलता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर में से, समंदर के पानी में से नमक अलग किया जाए और पानी को अलग किया जाए, तो इसका मेजर एप्लीकेशन देखने को मिलता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ऑस्मोसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो जनरली आप बायो में भी पढ़ते हो, उन पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं जिस बच्चे की बायो होती है। जैसे मान लीजिए रूट से पानी एब्जॉर्ब जो होगा, जो रूट से पानी एब्जॉर्ब करेंगे वो ऑस्मोसिस की बेसिस पे होता है, ठीक है। या मान लीजिए कोई फ्लावर आपका है, कोई फूल है जो सूख चुका है, अगर उसको पानी में डाल दें तो एकदम से रिवाइव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा। सिमिलरली जब अचार होगा या जैम होगा, तो अचार और जैम में जनरली बैक्टीरिया उतना इफेक्ट नहीं करता। अदरवाइज अब देखते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो 2 दिन में ख़राब हो जाती है, लेकिन अचार हम 3-4 महीने खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना अच्छा खासा होता है, या मसाले इतने अच्छे खासे लगा रखे हैं कि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया चला जाए तो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, सॉल्टी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी बाहर छोड़ देता है। जब एक्सोस्मोसिस कर देगा उसका सेल जो है सुकड़ जाएगा। तब होता ही कितना है बैक्टीरिया बेचारा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है इफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि वो मर जाएगा, उसके बाद रेंसिडिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस ऑस्मोसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इन चारों कोलागेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद इस पर कभी भी सवाल अटेम्प्ट नहीं हो सकता अगर वेंट हॉफ फैक्टर का आइडिया ना हो। अगर वेंट हॉफ फैक्टर ना किया जाए या ना पढ़ा जाए, कभी भी कोलागेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपको ऐसा सॉल्यूट दे दिया, जो सॉल्यूट मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना हुआ और वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, सर उस टाइम पे आयोनाइजेशन या मान लीजिए एसोसिएशन या डिसोसिएशन उसमें पॉसिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से कोलागेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू डिविएट करते हैं। सो वेंट हॉफ फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर, ओके। इसको आई से लिखते हैं, और इसी वेंट हॉफ के नाम से हमने एक इक्वेशन भी पढ़ा था ऑस्मोसिस में, दैट वाज वेंट हॉफ इक्वेशन, पाई वी इज इक्वल टू NRT, ठीक है। एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दोनों एक साथ ही लिख लेता हूँ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अच्छा जी, अच्छा मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख लेता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली 2 तरह के, वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी ये होगी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने पास प्रेजेंट होगा, हो सकता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास वो डिसोशिएट करेगा, 100% डिसोशिएट करेगा। कितना डिसोशिएट करेगा? 100% डिसोशिएट करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, ठीक है ना। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन डिफर करता है। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह से सोल्यूशन में जाने के बाद 2 तरह से बिहेव करता है। सर एक तरह से तो ये बिहेव करेगा कि मान लीजिए जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोशिएट करे, और या तो वो एसोशिएट करे, कि हो सकता है सोल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे, और पहले प्रेजेंट नहीं था तो एसोसिएशन हो गया, जस्ट लाइक डायमराइजेशन हो गया, या टेट्रामराइजेशन हो गया, ऑक्टामराइजेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली लाइक डायमराइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हर एक बात कॉमन थी। सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक बात कॉमन आपको देखने को मिलेगी, मैं दिखा देता हूं। जब भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मास निकालना देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आपस में इनवर्सली है हमेशा। ये पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमबी, इसके ऊपर वाली आप कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और पकड़ के देख लीजिए, इनवर्सली आपको देखने को मिलेगा टेल डीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमबी। इसका मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूलर मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनली, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिफर किया, जो वैल्यू आपके पास आ रहा था मान लीजिए वो वैल्यू नहीं आया, सर अगर ऐसा वैल्यू नहीं आया तो आप ये देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे थे, या तो वो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा या तो वो कम आएगा, डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, ठीक है ना, सीपी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है आपको ये पता है कि इट विल अंडरगो 100% डिसोसिएशन, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन ही देखने को मिलता है और 100% डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको ये पता है कि जो अल्फा होगा वो लेस देन 5% होता है, ठीक है, लेस देन 5% होता है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ लेस देन वन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन तब जब ये डिसोशिएट करे, जब ये क्या करे, डिसोशिएट करे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का केस बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। उससे पहले एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, ये जो वेंट हॉफ फैक्टर है, अब मान लीजिए आपके कोलैगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू डिफर कर गया, सर यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में बढ़ गया, यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा कोलैगेटिव प्रॉपर्टी पे। क्यों? क्योंकि कोलैगेटिव प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन में ही सिंपल बात ये निकल के आती है कि विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ा तो कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल घटा तो कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घटा, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, सही है ना। डिसोसिएशन के केस में जो n है, मैं n लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो Cp का वैल्यू भी, अगर कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा। तो आप ये देखोगे सर, इन केस ऑफ डिसोसिएशन जो मॉलिक्यूलर मास आपको लग रहा था कि हाँ इतना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास उतना नहीं आता, एंड वो मॉलिक्यूलर मास जो कोलैगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाला जाए जब सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट करे, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सही आ नहीं रहा है, मॉलिक्यूलर मास सही नहीं आ रहा है, एबनॉर्मल आ रहा है। और वो आपको भी पता होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा, मान लीजिए एसिटिक एसिड दे रखा है, आपको पता है कि इसका मास कितना है, तो जनरली हम निकालते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स करके। लेकिन जब कोलैगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास वो नहीं आएगा। सो वो मॉलिक्यूलर मास जो क्या कर जाए, जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ना आए, जैसा आना चाहिए था वैसा ना आए। और ये क्यों वैसा ना आए? क्योंकि आपका जो सॉल्यूट था सर, यहाँ तो वो डिसोशिएट करेगा, यहाँ तो वो, जिसकी वजह से आई वैल्यू, या आई छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, मैंने वेंट ऑफ बताया नहीं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा तो कोलैगेटिव प्रॉपर्टी और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसकी वजह से कोलैगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा, और कोलैगेटिव प्रॉपर्टी बदला तो मॉलिक्यूलर मास बदलेगा। और ये जो मॉलिक्यूलर मासेस आएंगे, दीज आर नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अगर सॉल्यूट क्या कर जाए, अगर एसोसिएशन करे, एन क्या करेगा, घटेगा, सीपीबी क्या करेगा, और मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, बढ़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सच मॉलिक्यूलर मासेस आर नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जो सही नहीं आ रहा है, या तो ज़्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उसको बोल देंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख लेता हूँ, दैट इज, अच्छा, सो कोलैगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, अब ये कितना डिविएट करेगा, मान लीजिए आपने कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला, तो अब आपने ये देखा कि जब डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ, सो कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफर कर गया, जो आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है। अच्छा सर, अब इस चीज़ को कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए, इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए वेंट हॉफ फैक्टर आता है। सो वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट हो जो डिसोशिएट करे या एसोशिएट करे, उस डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से कोलैगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेदर कोलैगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, वेदर कोलैगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस वेंट हॉफ फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वेंट हॉफ फैक्टर आपको क्या बताएगा, इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन कौन सा सॉल्यूट, मैं इलेक्ट्रोलाइट लिख लेता हूँ, बात खत्म हो जाएगी, जो डिसोशिएट भी करे और एसोशिएट भी करे, ऑन द वैल्यू ऑफ कोलैगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, इतना सी चीज़ ध्यान में रखना, डेफिनेशन बच्चे को याद नहीं आता है वरना। वेंट हॉफ फैक्टर मेजर करता है, या वेंट हॉफ फैक्टर आपको ये बताता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जो डिसोशिएट या एसोशिएट करे कोलैगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, इतना ये बता देता है, ठीक है ना। अच्छा, जब इस वेंट हॉफ फैक्टर को आप देखोगे, वेंट हॉफ फैक्टर आई से हम लिखते हैं, सर अगर तो आपका सॉल्यूट डिसोशिएट करे, अगर तो सॉल्यूट क्या कर जाए, डिसोशिएट कर जाए। मान लीजिए आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक तो आ गया ना इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा ऐसा केस बन सकता है कि अपने पास क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूट्स जो ना ही डिसोशिएट करे ना ही, इसका मतलब जितने पार्टिकल सॉल्यूशन में डालने से पहले थे
सोल्यूशन में डालने के बाद भी उतने ही मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होगा कि जितने पार्टिकल पहले थे या तो सोल्यूशन में उससे ज़्यादा होंगे या तो सोल्यूशन में उससे कम होंगे, ठीक है। अच्छा, इस आई को निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आई को निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे सिंपल फॉर्मूला कि कितने स्पीशीज आफ्टर डिसोसिएशन थे डिवाइडेड बाई कितने स्पीशीज पहले थे। सो आफ्टर अपॉन बिफोर याद रखना हमेशा, आफ्टर अपॉन बिफोर। सो नंबर ऑफ स्पीशीज आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्पीशीज बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बस इतना याद रखना, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है वेन टॉप फैक्टर को निकालने का और बहुत हेल्पफुल है। दैट इज आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर। ओके, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो आफ्टर अपॉन बिफोर। अच्छा जी, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कर रहा है। अब मुझे बताइए अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करे, सपोज कर लो मैं NaCl कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इतना स्ट्रॉन्ग कि 100% टूटेगा और टूटने के बाद क्या बनाएगा, +Cl, ठीक है। अच्छा बताइए अगर मेरे को यहाँ पे आई निकालना है, लेकिन पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटे या 100% जुड़े, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा मान लीजिए NaCl है। अच्छा बताइए NaCl टूट के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना दिया, आई निकालना है मेरे को। बताइए आई किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बाद में कितने डिवाइडेड बाई पहले कितने। बताइए बाद में कितने बन रहे, 2 डिवाइडेड बाई पहले कितने थे 1। सो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। सर इसका सीधा मतलब कि दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन, ठीक है। एक दूसरे डब्बे में इसको लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 2-3 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में बार बार सवाल बनते हैं। एक आ गया आपका यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा, ठीक है। ये टूटते ही नहीं है। आपने ग्लूकोज को पानी में डाला, ग्लूकोज नहीं टूटता, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए अगर ये टूटेगा नहीं तो जितने पहले थे उतने ही बाद में भी होंगे। सो मुझे बताओ आई का वैल्यू कितना आएगा, सिंपली 1 के बराबर। आई इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि सर बाद में भी उतने ही थे और पहले भी उतने ही थे। सो इसका मतलब आई का वैल्यू सिंपली 1 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा दूसरा केस, अगर आपके पास हो डिसोसिएशन में क्या देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जो मैं लेने वाला हूँ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनमें 100% काम देखने को मिल रहा है, नॉट 80%, नॉट 20%, नॉट 30%, टोटल, ठीक है ना। कंप्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन में मान के चल रहा हूँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो मुझे बताइए कंप्लीट डिसोसिएशन में आई कितना आएगा। सर जितना भी आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, जितना भी आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि टूटेगा और टूटने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो इसका मतलब सीपी का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, मॉलिक्यूलर मास। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करने का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होगा और जो एबनॉर्मल है वो कम होगा, ठीक है। अच्छा तीसरा केस क्या बनेगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसोसिएशन का केस, मैं यहाँ पे मान के चल लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ मैं एग्जांपल में। मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। अगर इसका C डबल बॉन्ड ऊपर वाली साइड है तो उसका OH रखना, सो दैट हम इसमें क्या बना पाएँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त केस देखने को मिलता है आपको। जनरली आप देखोगे यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये 11th में भी पढ़ता है बच्चा, और मैं कैटेगोरिकली लास्ट टाइम भी बताया था बच्चों को कि जनरली जब आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसको चिलेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे रिंग बनता है, इंटर में रिंग नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर टाइप है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे चिलेशन टाइप देखने को मिल रहा है, रिंग बनता है। ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक आता है बीच में, रिंग का फॉर्मेशन। ये रिंग आपको 6 मेंबर का रिंग देखने को मिलेगा, 6-7 मेंबर का रिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। और एक मज़े वाली बात और कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसोसिएट कर रहा है, चाहे ये हो, चाहे आपका एसिटिक एसिड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, या चाहे फिनोल हो, इनका डायमराइजेशन आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। पानी में डायमराइज नहीं करता है, क्योंकि इसी एसिटिक एसिड को अगर मैं पानी में डाल दूंगा सर, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहेगा उस टाइम पे, ना कि खुद के साथ। ये खुद के साथ या सेल्फ डायमराइजेशन तब करेगा जब इसको किस में ऐड किया जाए, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन,
लाइक बेंजीन, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता ना हो, उनमें ये बना लेते हैं, पानी में नहीं बनाती है, ठीक है। अच्छा, जब एसोसिएशन हुआ, मैं मान के चल लेता हूँ कि 100% एसोसिएशन हुआ, तो 100% एसोसिएशन के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल पहले कितने थे। मान लीजिए एसिटिक एसिड कितने थे पहले, सर दिस वाज एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, ऐसा ही था। अच्छा, जब ये दोनों डायमराइज किए, जब दोनों में डायमराइजेशन हुआ, तो डायमराइजेशन के टाइम पे आपने ये देखा कि ये बन गया एसिटिक एसिड, और मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको, दो जुड़ गए, दो आपस में जुड़ गए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल बाद में कितने बने, एक, ये पूरा एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, पहले कितने थे, दो, सो 1/2 कर दूंगा, 1/2 0.5, सो कुल मिला के एसोसिएशन के केस में जो वेन हॉफ फैक्टर है वो कितना आएगा, <1 आएगा, ठीक है। सो अगर <1 आया, सो इसका मतलब ये होगा <1 का मतलब कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू वो भी घटेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, मतलब एबनॉर्मल को जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालोगे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालोगे वो एबनॉर्मली आएगा, ठीक है ना। सो ये क्या आ जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस आ जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा, अब मान के चल लीजिए, मैं आपको ऐसा बता दूं फॉर एग्जांपल कि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें ना ही 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ना ही 100% एसोसिएशन हो रहा है। सर इस टाइम पे हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज में डिसोसिएशन एसोसिएशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये, बस ये 3 चीज़ें, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इसको याद रखना बहुत ईजी है, मैं एक ही तरीका बता दूंगा, याद आ जाएगा, और ये हर बार लगता है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में लगेगा ही लगेगा। एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन, लेकिन कब, जब 100% ना हो। अच्छा, अगर 100% हो फिर क्या, सर फिर तो सीधा बाद में कितने बने डिवाइड बाय पहले कितने बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो इलेक्ट्रोलाइट देख के बता दोगे आप। KCl है, बाद में 2 बनेंगे, पहले एक था। सर मान लीजिए ग्लूकोस है, सर ग्लूकोस नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, 1 के बराबर सीधा। ये मान लीजिए आपने लिख लिया Al2SO4 थ्राइस, 3 2 5, सीधा 5 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन ना हो, उस टाइम पे हमें ये देखना पड़ता है कि अल्फा और आई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो फिर मैं लिख लेता हूँ आई वर्सेस अल्फा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, दो इसको डिराइव भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि लगता नहीं है, ना ही एग्जाम में डेरिवेशन इसका बनता है, तब डायरेक्टली इसको याद रख लेना, ये बहुत ईजी है याद रखना। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन what is I? I is the Van 't Hoff factor, ठीक है। and N is the number of moles या the number of species which are to be formed when 100% dissociation is considered। जब आप ये मान के चलो कि 100% डिसोसिएशन होना था, तब N कितना बनेगा, सो N इज नंबर ऑफ स्पीशीज, चाहे वो आइंस हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पीशीज, या मैं आइंस लिख लेता हूँ, व्हेन डिसोसिएशन इज 100%, जितने ओरिजिनली बनने चाहिए थे, जितने ओरिजिनली बनने चाहिए थे, ठीक है ना। एग्जांपल देके भी चलेंगे। अच्छा, एसोसिएशन के केस में ये इजी याद रखना, अगले वाले में थोड़ी दिक्कत पड़ती है बच्चे को, अगले वाला याद नहीं रहता, ठीक है। पिछले वाला कैसे याद रखेंगे, पिछले वाला इज I-1 अपॉन N-1, ठीक है जी। अच्छा, ये अल्फा, मैं थोड़ा सा अंतर करने के लिए इसको D लिख लेता हूँ, दैट इज डिसोसिएशन, ठीक है, और इसको अंतर करने के लिए मैं A लिख लेता हूँ, तो एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। पिछले वाले को याद रखना बहुत इजी, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है। अब देखना अगले वाला इससे भी इजी है, अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू, अगले में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को रिवर्स करो, ऊपर वाले को रिवर्स करो और N से मल्टीप्लाई करो, बस ऊपर वाले को रिवर्स करो। अब बताइए रिवर्स करूंगा क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा, ये सॉरी 1 माइनस आई, 1 माइनस और N से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मैंने N से मल्टीप्लाई, डिवाइड में जैसे चल रहा था वैसे लिखो, डिवाइडेड बाई N-1, ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्मूला है। हाँ, इसी फॉर्मूले को बना के यहाँ पे डिवाइड में एक और फॉर्मूला बनता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, वो उसको तोड़ मोड़ के ले आओगे, यही बनेगा वापस, इसी को तोड़ मोड़ के फॉर्मूला बनेगा। हाँ, इवन गूगल पे सर्च मारोगे, सवाल इस पे अटेम्प्ट करना चाहोगे, यहाँ पे 1 अपॉन N करके भी एक फॉर्मूला बनता है, लेकिन वो इसी को तोड़ के बनाता है, या उसको रीअरेंज कर लो, यही बनेगा। सिर्फ 2 रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भूल जाएगा, तो आपको हाँ उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, पिछले वाला I-1 अपॉन N-1, अगले वाले में ऊपर टर्म को उल्टा कर दो और N से मल्टीप्लाई कर दो, बस। सो ये आनेगा N इंटू 1 माइनस आई अपॉन N-1 करके, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी,
ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने लिख दिया K4FeCN6। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मैं मान के चल लूँ कि जो इसका अल्फा है, जो अल्फा डिसोसिएशन इसका है, लेट से दैट इज 80%। से मान लीजिए 80%। ठीक है, अच्छा अब आपने को ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, अगर ये 100% टूटता तब कितना बनता और 80% टूटने पे कितना बन रहा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अल्फा डिसोसिएशन 80% का मतलब होगा कि 0.8। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मैक्स वैल्यू आपको देखने को मिलता है 1। हाँ, जब तक ना डिसोशिएट करे। अब ये तो वी के बेचारा, इसको तो 1 से कम ही देखने को मिलेगा, 0.8 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला डालूंगा डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ। अच्छा अगर मैं इसको तोड़ूँ तो आपको पता है के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो कितने के, 4 के पॉजिटिव, प्लस ये जो अगले वाला है ये कॉम्प्लेक्स साइन बोलते हैं इसको, FeCN6, बिल्कुल ऐसे ही, और इसके ऊपर 4 पॉजिटिव तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव। कुल मिला के कितने आयन बने, 4 इसके और अगले वाले का 1, 5। ठीक है, स्टाइशियोमेट्री देख के 4 और 1 5 आयन्स। ठीक है जी, 5 बनने चाहिए थे कब, जब 100% टूटता, जब 100%। अभी कितना टूट रहा है, सिर्फ 80%। तो अब आपको निकालना है कि अल्फा कितना आएगा। सो वी नो दैट, अब लगाइए फॉर्मूला डिसोसिएशन का। सो वी नो अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। ठीक है ना, सो अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। आई निकालना है अपने को। ठीक है ना, अल्फा कितना आ गया, 0.8 जितना टूट रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू I-1/n कितना, कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, 5 - 1। ठीक है, 4 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 0.8 इंटू 4 इज इक्वल टू I-1। ठीक है, ये आएगा 3.2। 1 इधर लेके आऊँगा, प्लस हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 4.2 के बराबर। किसके बराबर, आना कितना चाहिए था, 5, लेकिन क्योंकि 80% डिसोशिएट किया तो आया कितना वैल्यू, 4.2। अच्छा मान लीजिए कभी वैल्यू आपका 100, अगर ये 100% दिया हो, फॉर्मूला सेम ही रख लो। अब मुझे बताओ अगर ये 100% दे रखा है तो उस टाइम पे ये हो जाएगा कि ये जो आपका अल्फा है, ये जो अल्फा होगा और ये जो एन होगा, ये अल्फा और एन, ये दोनों के दोनों आपके, ये एक्चुअली में ये अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं 100% डिसोशिएट करके चल लूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, मान लेना इफ डिसोसिएशन इज 100%, इसका मतलब अल्फा 1 के बराबर। ठीक है, अगर अल्फा 1 के बराबर तो ये I-1 किसके बराबर, ये 1 के बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा n-। ठीक है, सो अल्फा किसके बराबर, n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, तो अल्फा किसके बराबर, सिंपली n के बराबर। दैट इज वाई इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट करें उनमें I का वैल्यू उतना ही आता है जितना n का वैल्यू होता है। अगर मैं इसको 100% मान के चल लेता तो हम वैल्यू कितना लिखते, 5, और वही वैल्यू किसका होता, वेंट ऑफ फैक्टर का भी, सेम वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर का भी होता है। ठीक है, अच्छा मान के चल लो मैं एक एसोसिएशन वाला केस लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ पहले, एक सिंपल सा ऐसा लिख लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूट है, लेट्स से वी हैव 4x एंड इट विल फॉर्म इन सोल्यूशन, इट विल फॉर्म x4। ठीक है, और मैं इसका वेंट ऑफ फैक्टर आपको पूछ लूँ, मैं पूछ लूँ आपको कि बताइए I कितना आएगा। सो मैं I लिख लेता हूँ। ठीक है ना, एसोसिएशन है, आफ्टर अपॉन बिफोर, बताइए बाद में कितने थे, 1, पहले कितने थे, 4। सो सिंपली आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा ये, 0.25। ठीक है, I आ जाएगा इतना। अच्छा अगर नॉर्मल केस, अच्छा अब मैं ऐसा मान के चल लूँ कि मान लीजिए मैंने फिनोल कंसिडर कर लिया, लेट से ये फिनोल है OH। अच्छा मैं मान लूँ कि ये जो फिनोल है इट इज़ अंडरगोइंग डायमराइजेशन। ठीक है, मान लीजिए डायमराइज कर रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना होती है, इसे डायमराइज कर रहा है बेंजीन में डाल रखा है, और बेंजीन में डालने के बाद इसने क्या कर लिया, डायमराइजेशन कर लिया, और वो क्या बना के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है डायमराइजेशन के लिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं मान के चल लेता हूँ कि जो डायमराइजेशन हुआ, लेट्स से डायमराइजेशन आपका सिर्फ देखने को मिला 30%। सो 30% एसोसिएशन, सिर्फ 30% जुड़ा है, 30% एसोसिएशन देखने को मिला। अब मैं आपको बोलूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए, सो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। सो I इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू, कैसे करेंगे हम, ऊपर वाले को उल्टा करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं लिखूंगा n इंटू 1 - I अपॉन n-1। अच्छा n कितना आता सर, अगर मैं 100% मान के चलता तो n कितना आ जाता, n2 आ जाता। ठीक है ना, n2 आ जाएगा, तो मैं पुट कर दूंगा, बताइए n का वैल्यू इंटू 1 - I अपॉन 2 -
1, अल्फा कितना 0.3, 30% का मतलब 0.3, एक के कॉरस्पॉन्डिंग में लेके चलेंगे, सो यह जाएगा 0.3, ये 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा -1 n, ठीक है ना। जो n है ना, अगर डिसोसिएशन हुआ, सो डिसोसिएशन के टाइम पे आपको पार्टिकल देखने पड़ते हैं बाद में कितने बने, वो n का वैल्यू, और एसोसिएशन में देखने पड़ते हैं पहले कितने बने, क्योंकि अदरवाइज एसोसिएशन में तो लास्ट में एक ही आंसर आएगा सबका। अगर आप ऐसा देख के चलो तो लास्ट में एसोसिएशन तो n सबका 1 नहीं आएगा, फिर n का मतलब डिसोसिएशन में कितने बाद में बने डिसोशिएट करके, और एसोसिएशन में पहले कितने थे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कभी भी आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है ना। सो बाद में कितने थे ध्यान में रख लेना। सो कितना बन जाएगा, सो दिस इज 2, क्योंकि बाद में पहले 2 थे आपके पास, -i, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर, तो कितना आ जाएगा, जगह 2 - 2i, ठीक है। अच्छा 2i को इधर लेके आता हूँ, ये बनेगा 2i इज इक्वल टू 2 - 0.3, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1.7। सो i इज इक्वल टू 1.7 अपॉन, अब कंफर्म करने के लिए अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए, आप देखोगे आई का वैल्यू हमेशा कम आना चाहिए 1 से, और आएगा 1.7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी 0.85, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात, एन कैसे पता चलेगा अगर तो डिसोसिएशन है तो बाद में कितने बने, सही है, अगर तो एसोसिएशन है तो पहले कितने थे, वो एन बता देगा आपको, और इसलिए आप फॉर्मूला लगा के सवाल निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ अटेम्प्ट करते हैं इस पे, क्वेश्चंस बता देना फिर। ओके, कहता है एक 0.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन है, तो 0.5 मोलल से मेरे को मोल मिल गया सॉल्यूट की, कोई दिक्कत नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का HX का, जो कितना आयोनाइज कर रहा है 20%, ठीक है। अच्छा ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो मॉडिफाइड हो जाएंगी, क्योंकि अब उनमें आई इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब आई इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ मॉडिफाइड CP। अच्छा पहला कौन सा था, RLVP, दैट इज काई बी इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई करना, बाकी कुछ नहीं करना है, ये आई खुद बता देगा वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, डिसोसिएशन या एसोसिएशन में आपको बस मल्टीप्लाई करना है, या तो 1 से कम आएगा या तो 1 से, वो खुद ब खुद वैल्यू को घटा देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर था, PN नॉट माइनस PS अपॉन PN नॉट, सही ऐसा ही था, बस आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, CP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड क्या था, RLVP था, सेकंड आ गया आपका डेल TB इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू M, सो KB इंटू M और आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तीसरा डेल TF, सो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT, तो मैं CRT ऐसे ही लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ आई से, ICRT, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अच्छा सिमिलरली आपको ये पूछा है कि लवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल TF पूछा है, सही है, तो हमें ये पता है कि सर डेल TF इज इक्वल टू आई नहीं भूलना है, ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भूला तो सवाल गया, आई इंटू KF इंटू M, आई इंटू KF इंटू M, ठीक है, M भी दे रखा है, KF का वैल्यू भी दे रखा है, बस अपने को आई निकालना है। अच्छा आप देख लेते हैं, जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट HX दे रखा है, जो HX दे रखा है सर, अगर ये HX टूटता तो बनता है H पॉजिटिव प्लस, ऐसे ही बनता, ठीक है, मतलब N का वैल्यू कितना आ जाता, 2, सही है, फॉर्मूला डाल देंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, अल्फा कितना 20% का मतलब 0.2 इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, N इज 2, 2 - 1 इज 2, ठीक है। आई इधर लेके आ जाऊँगा, माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, जो आई का वैल्यू आ गया 1.2, पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सवाल बन गया। सो डेल TF इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई KF इज 1.86 मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी रखा था 0.5, सही, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर बन जाएगा, ओके। लेकिन आई डिसाइड करेगा कि चीज़ कैसे चलेगी। अच्छा जी 2 सॉल्यूशंस दे रखे हैं आपके पास ग्लूकोज के, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर है जी 1.5 और 2.5 ATM। अगर 1 लीटर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पैटर्न पे सवाल नीट में नहीं बना पहले, ये जो मैंने सवाल लिखा हुआ है ना, इस पैटर्न पे नीट में सवाल नहीं बना पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर से सवाल बना है, इवन ग्राफिकली भी सवाल बना है, लेकिन इस पैटर्न पे नहीं बना जो मैंने लिख रखा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 सोल्यूशंस हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, पहले का 1 लीटर और दूसरे का 2 लीटर मिक्स किया जा रहा है, और कहता बताइए रिजल्टेंट सोल्यूशन का प्रेशर कितना आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बहुत सिंपल सा, दैट इज पाई टोटल V टोटल, जैसे हम मोलैलिटी इक्वेशन लगाते हैं ना रिजल्टेंट के लिए, M टोटल V टोटल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, बिल्कुल सेम, ठीक है। सो पाई टोटल V टोटल इज इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2
इसका मतलब बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट थी, हटा दी हमने, ठीक है। तो सिंपली लिख लेते हैं पाई टोटल इज इक्वल टू पाई वन कितना डेड एटीएम मल्टीप्लाई बाई V1 कितना 1 लीटर, ठीक है, प्लस पाई टू कितना 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई VT टोटल वॉल्यूम 2 इसका 1 इसका 3 लीटर हो गया, सही है। तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। 3 to 6, ये कितना हो जाएगा 3 1 3 करीब एक साथ रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इतना आ जाएगा जी टोटल प्रेशर एटीएम में, टोटल एटीएम में प्रेशर इतना बन जाएगा, ठीक है। इजी, बस फॉर्मूला याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये बता दीजिए, ये बता दो जी। अच्छा, आपके पास सोल्यूशन ये कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको बोला है इन सब का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने चारों की चारों लिख दी जो जो बन सकती हैं, सो दैट कि एक ही साथ कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, 4 दे रखे हैं क्या करना है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आई लिख देना है, आई बता देगा आपको क्या होगा, बाकी चीज़ तो आपको पता नहीं है वैसे भी, सिर्फ आई पता है। सर इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो I1 के बराबर, ठीक है। Na2SO4, सो 2 टाइम्स Na4 3, 2 और 1 3 बनेंगे, ठीक है। सो आई का वैल्यू 3, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता कितने % टूट रहे हैं, तो 100 मान के चलना है हमने हमेशा। इसके लिए आई 2 और इसके लिए आई 5 हो जाएगा, ओके। आई निकाल दिया, काम हो जाएगा, ठीक है जी। पहला बोल रखा है वेपर प्रेशर। अच्छा, आपको ये पता है, जो आपको इस पूरे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, पता है ना। अब मुझे बताओ, अगर आप ऐसा कर दो कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो जिसमें नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल बढ़े तो इसका मतलब ये होगा कि जो CP का वैल्यू है, सब के सब सॉल्ट्स हैं, जो CP का वैल्यू है ग्लूकोज को छोड़ के, जो CP का वैल्यू है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सीधा सीधा। अगर आपने नंबर ऑफ मोल ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसका मतलब BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लूँ, यहाँ पे इस वाले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लूँ, मैं सेकंड वाला लिखता हूँ पहले में, जिसका आई वैल्यू ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो क्या बनेगा DBCA, राइट ना, DBCA, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्स, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या बनेगा, इसका उल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें कंफ्यूजन बैठता है वरना, ठीक है ना। तो वो बनेगा A, C, B और D, ठीक है। 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरा पूछा फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा जिसका होगा आपको उसको पहले लिखना है। अब मुझे बताओ आई का वैल्यू अगर बढ़ा, अगर आई का वैल्यू तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा, डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो ज्यादा किसका बनेगा, इसका। इसका मतलब ये जो 2 हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मैं ऐसा लिख लेता हूँ सेम ऑर्डर, ये याद रख लेना, इन दोनों का ऑर्डर सेम। जो वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट का, नॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर वही होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ फिर C पार्ट, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या बन जाएगा आपका, तीसरे का जो वेपर प्रेशर का था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनमें तो घट रहा है सर, ठीक है ना। तो उसके बाद C, फिर B और फिर D, ठीक है। अच्छा, OP आई पे, OP आई पे, इसका मतलब ये दोनों आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो इसका भी कैसा बनेगा, चौथे का कैसा बनेगा, सेम D, B, C और A, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हल्का सवाल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इजी है ये भी, देख लेना। मैं होमवर्क लिख लेता हूँ, निचले वाला कर लेते हैं, चलिए होमवर्क लिख लेता हूँ। आइसोटोनिक पे, आइसोटोनिक प्रेशर कॉन्स्टेंट दोनों के इक्वल करने काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीट 2025 का ये हल्का सा क्या सवाल था, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आई निकाल लो, खत्म होगी बात, है ना। आई निकाल लीजिए, हाँ देख लेते हैं आई कितना इसमें, सॉरी आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, ठीक है, तोड़ेंगे ना, के पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, आई इज इक्वल टू 3, ग्लूकोज है सर, इसका कितना पीछे दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई 1 के बराबर है, सही। अब कंफ्यूज करने के लिए इसने इस वैल्यू को चेंज कर रखा है कि बच्चा कंफ्यूजन में ना बैठ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू, आई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों बातें सेम है, बढ़ोतरी ही है, ठीक है ना। बस उसमें चेंज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में मामला। बॉइलिंग पॉइंट इज आई, आई का वैल्यू ज़्यादा किसका, तीसरे का, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी। क्या हल्का सा सवाल दे रखा था, सॉल्यूशन दोनों सवाल बहुत हल्के थे, एक ये और दूसरा जो मैंने पीछे दिखाया था एमलगम सॉलिड इन लिक्विड स्मोक, वैसा वाला, वो वाले टाइप के, ठीक है ना, वैसे वाले सवाल थे। 2024 में ग्राफ पे था। चलिए ये भी बता दीजिए, पाई वर्सेस सी प्लॉट क्या पढ़ा था हमने, पाई वर्सेस सी ग्राफ दिया और वहाँ पर बस इतना ही लिखा था सवाल में, ये आ गया पाई वर्सेस सी, स्लोप RT के बराबर आया था, मैंने परसों लिखा,
स्लोप इज इक्वल टू आर टी, RT इतना ही आया था, ठीक है। अच्छा आपको स्लोप का वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर पूछा है, सेम है जैसे अरिनस में चलता है वैसे ही तो है हिसाब, ठीक है ना। बताइए आर टी किसके बराबर, 200 के बराबर, 200 टी किसके बराबर 200 बटा आर, आर का वैल्यू भी दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आर कितना दे रखा है 2 पर 2 कैलोरीज दे रखा है। सो 200 बटा 2 कितना हो गया 100। हाँ आप यूनिट कन्वर्जन पूछ ले तो देख लेंगे, ये क्या सवाल था ना, यूनिट कन्वर्जन पूछ ले तो इतना देख सकते हैं। मान लीजिए केल्विन में और सेल्सियस में पूछा फॉर्मूला है, नहीं इतना भी चेंज आता कर तब सकते भी 200 से 2 ये वैसे ही हो जाता है, फिर भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। हाँ इतना था कि यूनिट कन्वर्जन करवा ले तो फिर देख लीजिएगा। सर मान ये आंसर इसमें आ रहा है, डिग्री में पूछ ले तो अलग, केल्विन में पूछ ले तो उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।